स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस पर पूरे देश ने पैर पसार रहा है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जबरदस्त तरीके से पैर पसार रहा है। दिल्ली में 5 दिन में ब्लैक फंगस के 10 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं लखनऊ में 130 से ज्यादा मरीज हैं, जिनमें से 6 की पिछले 24 घंटे में ही मौत हो गई है। अलीगढ़ में ब्लैक फंगस के 2 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात में भी ब्लैक फंगस के केस बढ़ते जा रहे हैं। सिर्फ सूरत में 700 ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 मरीज हैं और लगातार स्टेट्स को एडवाइजरी भेजी जा रही है कि आप इसको महामारी घोषित करिए। स्टेट्स अपने तरीके से काम कर रहे हैं। राज्यों की हम बात कर रहे हैं, सीधे पंजाब आपको लेकर चलते हैं। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू साहब हमारे साथ हैं। बलबीर सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। थैंक यू सर, कोविड से पूरा देश लड़ रहा है, राज्य भी अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं। राज्यों में नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मरने वालों की संख्या, बलबीर जी, बिल्कुल किसी भी राज्य की आप बात करिए, वो संख्या नीचे नहीं हो रही है। तो इसके पीछे लगाया जा रहा है क्या टेस्टिंग कम हो रही है स्टेट्स में, क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं? ऐसा क्यों है कि एक तरफ सर्ज जो है, इन्फेक्शन लेवल वायरस का कम हुआ है, नंबर्स कम हो रहे हैं, लेकिन मृत्यु दर किसी भी स्टेट में कम नहीं हो रहा? पहली बात तो ये है कि हमारी स्टेट में कोई भी ऐसी चीज छुपाई नहीं जाती जो लोगों को सामने आया। हमारे तो कोई वैसे भी कोई डेथ हो जाती है, हाँ। वो हॉस्पिटल में तो उसका भी बकायदा हम जो कोरोना टेस्ट करते हैं कि इसकी डेथ किसी और डिसीज से हुई है या कोरोना से हुई है, हाँ। कि पॉजिटिव तो नहीं था, लेकिन हम पूरी पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं और कोई भी एक डेथ कहीं भी हमारा कोई पंजाब का आदमी बाहर भी जाके उसकी डेथ हो तो उसको भी हमारी लिस्ट में काउंट करते हैं। दूसरी बात जो आप करेंगे, आंकड़ा डेथ का आंकड़ा नहीं कम हो रहा जी। ये जो सेकंड पीक जो आई है ये बहुत स्ट्रांग है। इसमें जो आदमी फंस जाता है, इसमें यंग जनरेशन को भी बहुत बुरी तरह लपेट में ले रहा है। तो इसके जो पॉजिटिविटी रेट पहले कम हो रहे हैं, लेकिन जो लंग्स है उनको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो उसी के कारण जो बंदे नेगेटिव भी हो जाते हैं, नेगेटिव होने के बावजूद भी उनको कई बार उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो इतने वीक हो जाते हैं कि उनको चलाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारा कोई ऐसी बात नहीं, हमारा अगर पर डे का आप बोलोगे टेस्ट कम हो गया, हमारा जो कल का टेस्ट का आंकड़ा है 80,000 जो 300 से हम स्टार्ट हुए थे, आज 80,000 पर डे का कर रहे हैं। एक रिकॉर्ड हमने बनाया है अपना, और बहुत ढंगाई से, बहुत डीपली ग्रास रूट पे जाकर हम ये इसको सैंपलिंग और टेस्टिंग करते हैं। और कल हमने कहता एक मिशन फतेह 2 जो पिंड अभियान शुरू किया है हमारे सीएम साहब ने। जी, आप अपनी बात पूरी करिए बलबीर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जो स्टार्ट किया है वो हमारे, हाँ, कल वो लॉन्च किया है हमने। उसके साथ हमने रिस्पॉन्स टीम वगैरह बनाई है। वो जो पूरे गांव में जो हमारा पूरा फ्रंट लाइन के हेल्थ के वर्कर हैं, जहाँ फ्रंट लाइन पुलिस के मुलाजिम हैं, जहाँ टीचर हैं, जहाँ पंचायती राज के हैं, जहाँ एनजीओ हैं, जहाँ जो हमारे दूसरे डिपार्टमेंट से आए लोग हैं, उनको सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। बकायदा सरपंच पंच को साथ में इन्वॉल्व कर रहे हैं कि इसको बकायदा 2 स्टेप पे जाके हम इसका सैंपलिंग और टेस्टिंग करें। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे गांव में ऐसा है कि लोग अपने घर पे पड़े रहते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोकल आरएमपी डॉक्टर जो गांव वगैरह में होते हैं, उससे कोई ना कोई दवा लेते रहते हैं। ठीक है, वो उनको उनका टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट जब करवाते हैं, ठीक है, मैं तो सब एक जो बड़ी आप कह सकते हैं कन्फ्रंटेशन है सेंटर्स और स्टेट के बीच में, वो वैक्सीन को लेकर है। कई स्टेट्स ने कहा है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। हमने अरविंद केजरीवाल को सुना, गहलोत साहब को राजस्थान से सुना, कई लोगों ने कहा वैक्सीन की कमी है, वैक्सीन सेंटर्स बंद करने पड़ रहे हैं। पंजाब में वैक्सीनेशन का प्रोसेस कैसा चल रहा है? क्या आपको भी लगता है कि वैक्सीन कम है? पहला। दूसरा, ग्लोबल टेंडर्स क्या आपने करे हैं, और क्या अगर करे हैं तो क्या? बिल्कुल, जो ऐसे है कि हमारे पास भी वैक्सीन की बहुत कमी है। हमने तो 3 लाख डोज लगाने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था पूरे स्टेट में, लेकिन हमारे भी बहुत सारे सेंटर हमको बंद करने पड़े ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वैक्सीन।
और दूसरी बात यह है कि जेकर हमारे को आज 3 लाख डोज भी मिल जाती है तो हम पर डे लगा देंगे। और बेकायदा हमने खुद भी परचेज करने के लिए 30 लाख का ऑर्डर दिया, उसकी पेमेंट भी हमने सीरम इंस्टीट्यूट को डिपॉजिट करा दिया है। जो आप बोल रहे हैं कि ग्लोबल टेंडर की बात, वो कल हमने फैसला ले लिया। आज शायद आपको अखबारों में पढ़ा होगा कि हमारी सरकार ने बेकायदा जो स्पुतनिक प्लस मैकडोना प्लस जॉनसन एंड जॉनसन फाइजर सबके बारे में हमने ओपनली टेंडर लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टी पार्टिसिपेट करेगी जो अच्छी वैक्सीन होगी हम उससे लेंगे, चाहे किसी भी कीमत पे कोरोना लड़ी पड़े, लेकिन हम अपने लोगों की जान बचाने के लिए हर हरवा बरतेंगे। ठीक है सिद्धू साहब, अब हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा जो इनिशिएटिव लिया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से बात करी और डीएम और कलेक्टर्स से भी खुद प्राइम मिनिस्टर ने इंटरेक्ट किया। मोटो यही था कि गांव तक कोरोना ना फैल पाए। गांव के लिए क्या है, क्योंकि अर्बन एरियाज में लोगों के पास एप्स भी है, अवेयरनेस भी है, लेकिन रूरल पंजाब की क्या स्थिति है, वहां पर आप लोगों ने क्या इनिशिएटिव लिया है कि गांव में कोरोना जो है एक तो जागरूकता फैले और दूसरा कोरोना फैलने से रोका जा सके? ऐसे है, हमारे गांव में स्प्रेड हो गया है, लेकिन हमने काम स्टार्ट कर दिया है गांव में भी। वहां पे ट्रेसिंग का, टेस्टिंग का और ट्रीटमेंट का काम हमने शुरू कर दिया है। अगले एक हफ्ते में बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आप जो पूरे गांव में डोर स्टेप पे जाके इनका बकायदा सबका सैंपलिंग करेंगे और टेस्टिंग करेंगे, और जो आदमी इनिशियल स्टेज पे होंगे उनको बकायदा उनके घर पे फतेह किट दी जाएगी, बकायदा मेडिसिन दी जाएगी, होम आइसोलेशन में रखा जाएगा। जो जिसके घर पे सुविधा नहीं उसको होम आइसोलेशन 1 में भी रखा जाएगा, और जो लोग ज्यादा सिक्कों को जो ऑक्सीजन की जरूरत है उनको लेवल 2 पे रखा जाएगा, जो उससे भी ज्यादा से उसको लेवल 3 के लिए रिकमेंड किया जाएगा। ये हमने काम स्टार्ट कर दिया कि गांव में हम इतनी रिसर्च बढ़ा रहे हैं कि भी गांव के हर घर पे हम जाके हमारी टीमें उनको संपर्क करेंगी। उसमें हम सबको, पंचायतों को, हर चीज को इन्वॉल्व कर रहे हैं। सिद्धू साहब, हमने देखा ऑक्सीजन की कमी देश भर में कई जगह हुई, बेड्स की कमी हुई, आईसीयू वेंटिलेटर्स की कमी हुई, रेमडेसिविर और मेड्रोल जैसे ड्रग्स की भी कमी हुई। आगे ये सब चीजें ना हो, क्योंकि अब सरकार, साइंटिस्ट, डॉक्टर्स सबने अनुमान लगाया है कि थर्ड वेव और ज्यादा खतरनाक हो सकती है। हम उम्मीद भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वो ना आए, और आए तो शायद इतनी घातक ना हो। और उसको लेकर बार बार साइंस यही कह रही है कि सबसे ज्यादा वो बच्चों पर असर डाल सकती है। थर्ड वेव को लेकर पंजाब की तैयारी क्या है एडवांस में? ऐसे है कि हमारे पास अभी तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट पोजीशन सिचुएशन ये है कि हमारे पास कल 308 मीट्रिक टन का हमारे को मिल रही है। थोड़ा सा हमारा आंकड़ा भी कम हुआ है, प्लस हमारी थोड़ी उस रिक्वायरमेंट कम हो गई, तो कुछ इन्होंने बढ़ाया भी है, उससे हमारा सफिशिएंट हमारा काम चल रहा है। लेकिन आगे के लिए हमने बकायदा 22 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उस सभी में हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाने शुरू कर दिए हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें भी हमने ऑलरेडी उनको बोल दिया कि आप अपना अपना प्लांट लगाओ, पीएसए लगाओ, ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। दूसरी बात, जो रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं, जो सारा कुछ जो एलोकेशन जो सेंटर से होती है, या दूसरा जो मैक्रा की आप बात करते हैं वो भी सेंटर से होती है, जहाँ टॉली ज्वाइन की टॉली ज्वाइन की करते हैं वो भी टॉसी की बात करते हैं वो सेंटर से एलोकेट होता है। एक छोटी सी चीज आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि देश भर में राज्यों में केसेस कम हो रहे हैं और इस बात की भी चर्चा तेजी से शुरू हो गई है कि बाय मिड ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जून से अनलॉक की भी प्रक्रिया राज्य अपने स्तर पर शुरू कर रहे हैं। क्या उस पर भी आपने काम करना शुरू किया है कि अगर केसेस कम है तो फर्स्ट वीक ऑफ जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाए? देखो, हमने तो पूरा बंद किए नहीं, हमने तो कुछ इंडस्ट्री को बंद नहीं, हमने काम सबका चलाया है, सबको खाने के लिए और रोजी रोटी का काम हमने कायम रखा है। लेकिन बात यह है, जेकर हम पूरा पीक नीचे आ जाएगी तो लॉकडाउन अनलॉक नेचुरली ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है सिद्धू साहब, आपने वक्त दिया। बलबीर सिंह सिद्धू साहब पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ थे। उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि ब्लैक फंगस पर पंजाब सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय क्या काम कर रहा है, थर्ड वेव को लेकर कितना एडवांस में काम चल रहा है, और अनलॉक के लिए पंजाब कितना तैयार है। बहुत शुक्रिया सिद्धू साहब आपका। आगे बढ़ते हैं, खास मेहमान हमारे साथ हैं राजेश टोपे जी, स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। बहुत स्वागत है राजेश टोपे जी इंडिया न्यूज में आपका। नमस्कार राजेश जी, महाराष्ट्र पिछली वेव में भी देखा और इस वेव में भी हमने देखा, सबसे ज्यादा जो टैली थी वो महाराष्ट्र की चल रही थी।
बीएमसी ने बहुत काम किया, कोर्ट्स ने भी कहा कि जिस तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का आपने काम किया, इसके लिए आपको मुबारकबाद। लेकिन आज की स्थिति क्या है? नंबर्स राजेश टोपे जी कम हो रहे हैं, और सिर्फ महाराष्ट्र नहीं और जगह भी। मैं चाहूंगा कि आप फोकस्ड महाराष्ट्र के बारे में बताएं। नंबर्स कोविड केसेस के कम हो रहे हैं, लेकिन डेथ रेट राजेश जी कम नहीं हो रहा है। हाँ, आपकी मालूमात बिल्कुल सही है। नंबर्स अभी हम जब मैं ये कंपैरिजन के लिए जरूर बोलूंगा कि नंबर्स हमारे 7 लाख एक्टिव केसेस तक गए थे, अभी वो 4 लाख पे स्थिर है, यानी स्टेबल है, और उसके भी नीचे जा रहे हैं। तो डिक्लाइन है। और अगर रिकवरी का रेट देखेंगे तो वी वर लेस देन 80, यानी 18, अभी 91 के ऊपर है, लेकिन पहले 80 के दरमियान गए थे, 80-85% के दरमियान रिकवरी रेट गया था जी। तो रिकवरी रेट भी बढ़ गया है और एक्टिव केसेस भी कम हो रहे हैं। हमने काफी कुछ जिलों के हद तक जो डेथ रेट बढ़ रहा है ये सही है, और उसकी वजह है लेट प्रेजेंटेशन होना, क्योंकि लोगों में आज भी यही एक भावना बनी है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला, ये नॉमिनल जुकाम है। राजेश जी इसी में ऐड ऑन, राजेश जी इसी में ऐड ऑन करना चाहता हूं। अब ये अर्बन की बात थी, जो नंबर्स की हमने बात करी। अब रूरल महाराष्ट्र में भी केसेस आ रहे हैं, और कई ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स मेरे सहयोगियों ने महाराष्ट्र के रूरल एरिया से भेजी है, जो कि कई जगह बहुत अच्छा हुआ है। कोरोना से पूरा गांव आप कह सकते हैं आइसोलेट हुआ, उसका ठीक हो गया। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी जागरूकता नहीं है। गांव के लिए क्या कर रहे हैं आप? नहीं, वैक्सीनेशन के हद तक तो मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र की कैपेसिटी करीबन 8 लाख पर डे कैपेसिटी है, उतना पोटेंशियल हम रखते हैं। और हमने 5-5.5 लाख का तो बेंचमार्किंग अभी किया भी है। ठीक है। अगर हमें केंद्र शासन 8 लाख 10 लाख पर डे हम एडमिनिस्टर कर सके, उतना वैक्सीन अगर देगी तो हम बिल्कुल उतना कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन पे हमारा पूरा भरोसा भी है, पूरा जोर है। लेकिन 45+ एज का वैक्सीनेशन का पूरा कार्यक्रम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सप्लाई देना चाहिए, इतनी हमारी मांग। नहीं राजेश जी, इसको लेकर एक बहुत लंबी बहस छिड़ी हुई है कि जो वैक्सीन राज्यों को मिलनी चाहिए वो उतनी वैक्सीन मिल नहीं रही है, वैक्सीन डिले है, वैक्सीनेशन का प्रोसेस डिले है। कई स्टेट्स ने ग्लोबल टेंडरिंग भी की है, मैं समझता हूं महाराष्ट्र ने भी की होगी। क्या ग्लोबल टेंडरिंग से कंपनीज आई हैं? क्या आप लोगों की बात चल रही है बाहर की कंपनीज से कि टाई अप कर लें और हिंदुस्तान में इंपोर्ट कराई जा सके वैक्सीन? ग्लोबल टेंडर हमने वैक्सीनेशन का निकाला है, करीबन 5 करोड़ वैक्सीन हमें मिले, ऐसा ग्लोबल टेंडर निकाला है। लेकिन कोई रिस्पांस नहीं है, क्योंकि रिस्पांस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि काफी उनको जो यानी नॉर्म्स जो फुलफिल करना पड़ेगा, वो काफी उनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। और इसीलिए जो स्पुतनिक है, फिर तुम्हारा मॉडर्ना है, जॉनसन है और फाइजर है, ये सभी वैक्सीन का अभी तक रिस्पांस नहीं आया है। 25 इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन। नहीं राजेश जी बिल्कुल जायज है। मैं एक चीज और राजेश जी आपसे समझना चाहूंगा। जो केसेस हमने देखे और पहली बार सुना ब्लैक फंगस के बारे में, वो महाराष्ट्र में केसेस आए। इस समय सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में ही ब्लैक फंगस के हैं। उसके लिए सरकार क्या कर रही है? देखो, ये ब्लैक फंगस जो है ये होता है हाइपरग्लाइसीमिया से, यानी अगर हम हमारा ब्लड शुगर मेंटेन नहीं रखते हैं तो उसी का मेन वजह वही है कि हाइपरग्लाइसीमिया। और दूसरा वजह ये हो सकता है कि इम्यूनो सप्रेसेंट, यानी जो भी इम्यूनिटी सप्रेस किए हुए लोग हैं उनको ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज है। ये अपॉर्चुनिस्टिक है, यानी जहां पर उनको संधि मिलती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो वहां पर फंगस बढ़ जाता है। तो ये जो ब्लैक फंगस है, तो उसके लिए हम सबसे मांग यही करते आए हैं कि ठीक है, अभी एक्सेसिव और इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ तुम्हारे जो स्टीरॉइड्स है उससे भी ये होता है। इसलिए हमने गाइडलाइन भी निकाली है, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं कि देहातों में, ग्रामीण एरिया में, सभी जगह पे इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ जो स्टेरॉइड्स है वो ना। राजेश जी, कितने डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स महाराष्ट्र में हैं, कितने डेडिकेटेड डॉक्टर्स हैं जो इस पर काम कर रहे हैं? साथ ही साथ जो सबसे बड़ी समस्या है कि इसके ट्रीटमेंट में
जो ड्रग्स और इंजेक्शंस के इस्तेमाल होते हैं बहुत एक्सपेंसिव है वो, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी उसकी बिल्कुल ना के बराबर है। आप भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि हाँ। जिसमें हमने इतना डिसीजन लिया है कि किसी को भी ब्लैक फंगस होता है तो उसको जेब में से 1 रुपया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे हॉस्पिटल्स हमने डेजिग्नेट किए हैं। हमारे राज्य में एक बहुत ही फ्लैगशिप स्कीम है महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना। उसमें हमने पूरा ये फ्री करने का भी काम किया है, यानी ऑपरेटिव पार्ट भी फ्री रहेगा, क्योंकि करीबन 11 ऑपरेटिव जो भी प्रोसीजर्स है उसमें फ्री है और 9 मेडिकल प्रोसीजर्स है वो भी फ्री है। रहा सवाल मेडिसिन के हद तक, तो मेडिसिन का जो एम्फोटेरिसिन बी जो इंजेक्शन है जी, उसकी बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन उतना नहीं मिल रहा है। और इसलिए हमारी कोशिश है कि फर्टिलाइजर और केमिकल मिनिस्टर जो मिस्टर मांडविया है उनसे मैंने कई बार बात किया है और उनको मैंने कहा है कि इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और कोई हालत में आप लोगों ने हमें वैक्सीन, ये जो तुम्हारा एम्फोटेरिसिन बी है वो देने का अलॉटमेंट करने का काम कीजिए, क्योंकि हमने 2 लाख इंजेक्शंस की ऑर्डर दे रखी है, लेकिन वो जो कंपनीज है ये माइलान है, फिर सन फार्मा है और बीडीआर है, कई कंपनीज है जिनको हमने ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन वो दे नहीं पा रहे क्योंकि अलॉटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कर रहा है। और वो ऐसा भी कह रहे हैं कि उनका जो इंग्रेडिएंट है वो जो लाइफोसोमजोल नाम का जो इंजेक्शन करना है उसके लिए लिम्फॉइड नाम का जो एक इंग्रेडिएंट रहता है वो जर्मनी से आता है, उसकी बहुत बड़ी कमती है या उसमें स्कैर्सिटी है, उसके वजह से भी वो बना नहीं पा रहे हैं। राइट जी, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और राज्यों को मदद करने की जरूरत है। ठीक है, कोई ट्रैकिंग प्रोसेस आपने लगा रखा है ब्लैक फंगस के, कहां कितने केसेस आ रहे हैं? क्या कोई डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं? क्या कोई टीम है? क्योंकि मॉनिटरिंग केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई इसको एपिडेमिक राज्य घोषित कर सकते हैं, राजस्थान और हरियाणा ने इसको घोषित भी किया है। ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र का कैसा है, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में है ब्लैक फंगस के? हाँ, करीबन हमें 1500 केसेस अभी पॉजिटिव है और हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट का रिकॉर्ड है कि कितने केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में है। हाँ। तो उस हिसाब से हम एक्चुअली हॉस्पिटल भी डेजिग्नेट किया है। एक गाइडलाइन 13 पेजेस की एक बहुत प्रॉपर गाइडलाइन भी उसमें हमारा यहाँ का जो टास्क फोर्स है वो टास्क फोर्स ने उसमें गाइडलाइन भी जारी की है। उसके लिए कोई भी पैसे नहीं लगेंगे, ऐसी व्यवस्था भी हमारे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना में हमने की है। मुझे लगता है सभी जो भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट करा है यानी वो हमने ब्लैक फंगस के लिए किया है, प्रॉब्लम नहीं आएगा एक्सेप्ट सिर्फ एम्फोटेरिसिन बी, अगर ये इसकी उपलब्धता होनी चाहिए आपने माना। ठीक, समय यथा स्थिति है और ठीक है वैक्सीन की कमी है, हर राज्य इस बात को लगभग कह रहा है। एक चीज आपसे और समझना चाहूंगा, आजकल नंबर्स डाउन गए हैं, इन्फेक्शन रेट कम हुआ है, संक्रमण दर कम हुआ है, लेकिन एक दस्तक जो है और जो साइंटिस्ट हैं, देश के डॉक्टर्स हैं, सरकार है, उन्होंने साफ वार्निंग दी है कि थर्ड वेव के लिए भी हमको तैयार रहना है और वो थर्ड वेव सबसे ज्यादा बच्चों को अफेक्ट कर सकती है, ऐसा अभी क्योस लगाया जा रहा है। राजेश जी, आप अच्छा काम महाराष्ट्र ने किया है, लोगों ने तारीफ भी करी है महाराष्ट्र के काम की। थर्ड वेव को लेकर महाराष्ट्र की तैयारी क्या है? थर्ड वेव को लेके अभी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कई मीटिंग्स लिए हैं। हमने भी जो टास्क फोर्स है इसमें पीडियाट्रिक्स इन्वॉल्व नहीं थे पहले, या इंक्लूडेड नहीं थे, तो उसमें पीडियाट्रिक्स जो भी है, पीडियाट्रिक फिजिशियन हो, वो सभी लोगों को हमने बेस्ट ऑफ द पीडियाट्रिक्स के लोग इन्वॉल्व उसमें किए हैं। और उन्होंने मेडिसिन से लेके जो उनके वेंटिलेटर मोड होता है पीडियाट्रिशियन बच्चों के लिए वो है, फिर वार्ड्स है, ये सभी के लिए लेके हर डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से नियोजन होना चाहिए वहाँ उन्होंने पूरा पेपर वर्क किया है, सबको बोला गया है और उस हिसाब से हमारा काम अभी चालू है। और मुझे लगता है कि पीडियाट्रिक्स के हद तक भी इन्वॉल्वमेंट पूरा करने की वजह से और उनको पूरा सेंसिटाइज करने की वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में उसका अलग से प्लान किया जा रहा है। राजेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि हमने देखा चाहे उत्तर प्रदेश हो और राज्य हो देश के, चाहे दिल्ली हो, ऑक्सीजन के लिए बहुत आप कह सकते हैं मारा मारी थी जब बिल्कुल पीक टच हुआ था 14-15 के आसपास। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन को लेकर कोई दिक्कत नहीं हुई, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक था, ऑक्सीजन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या महाराष्ट्र में नहीं हुई। आपने ऑक्सीजन मैनेजमेंट का काम कैसे किया? एक आखिरी सवाल राजेश जी आपसे।
नहीं, ऑक्सीजन एक तो हमने ऑक्सीजन कंजर्वेशन के लिए यानी सेविंग के लिए काफी हमने प्रयास किए, उसके लिए परफेक्टली गाइडलाइन इशू की है, जैसा कि लीकेज न हो वो कैसा देखना चाहिए। और पेशेंट्स के जो वार्ड होते हैं, ऑक्सीजन के जो वार्ड होते हैं, वहां पर एक 30 पेशेंट्स में एक सिस्टर, उसको हमने ऑक्सीजन सिस्टर ऐसा ही नाम दिया है, ऑक्सीजन नर्स ऐसा नाम देके उसको अगर कोई नेचुरल कॉल जैसा टॉयलेट को भी जाना है या कहीं जाना है तो भी वो नॉब बंद करके जाता है कि नहीं, खोल या वैसा ही खुला रख के जाता है, ये सब वो सिस्टर ने देखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि प्रॉपरली नॉब स्विचिंग ऑन ऑफ करना ये भी जरूरी है, वेस्टेज नहीं होना ये भी देखना जरूरी है, पूरी पाइपलाइन कंटिन्यूसली देखना ये भी जरूरी है। और मुझे लगता है कि जो जिसको जितना जरूरत है उतना ही ऑक्सीजन देना जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन देने से पेशेंट को तो प्रॉब्लम आता ही है, लेकिन ऑक्सीजन वेस्ट भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सभी ठीक है। राजेश जी, आप बहुत शुक्रिया आपका, आप इंडिया न्यूज पर आए। राजेश टोपी जी, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार के, इन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कंजर्वेशन कैसे किया, ब्लैक फंगस को लेकर महाराष्ट्र की तैयारी क्या है, थर्ड वेव के लिए अभी से महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है, इन सारे सवालों को जवाब दिया राजेश टोपे, स्वास्थ्य मंत्री महाराष्ट्र के हमारे साथ थे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।